हेलो गाइस, मैं आशीष विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RN&RM अकेडमी में। और पिछला मेरा वीडियो CPR का बहुत हिट रहा है और आपने बहुत प्यार दिया, उस वीडियो को बहुत सराहा है और सब तक पहुंचाने में बहुत मदद भी की। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने से पहले लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन वीडियोज़ की आती रहे प्रॉपरली। और गाइस, आज एक सिंपल टॉपिक मैं आपको लेके आया हूँ जिसे निम्बलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो RN/RM अकेडमी के द्वारा आपको ये प्रोसीजर पहुँचाया जा रहा है। गाइस, डेफिनेशन इसकी देखते हैं हम। प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सिंग अ लिक्विड मेडिकेशन इनटू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड डिलीवर्ड इनटू लंग्स एज पेशेंट इनहेल्ड थ्रू द नेबुलाइजर। तो ये कि ऐसी प्रोसेस है जिसको लिक्विड सॉल्यूशन के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए जाते हैं और मशीन के थ्रू ये डिलीवर्ड किया जाता है लंग्स को और पेशेंट इसको इनहेल करता है ना। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है उसको नेबुलाइजर प्रोसेस कहते हैं गाइस। ओके। इट इज़ यूज टू लिक्विफाई एंड रिमूव रिटर्न सिक्रीशन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और ये क्या करता है, ये लिक्विफाइड सॉल्यूशन जो हम यूज करते हैं, ये जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर जमा हुआ, यानी जो हमारी श्वास नली में जमा हुआ म्यूकस रहता है, म्यूकस मीन्स खकार, ये जमा हुआ रहता है, उसको हमें बाहर निकालने में मदद करता है। Most aerosol medication have bronchodilating effect and are administered by respiratory therapy personals। और बहुत सारी मेडिसिन रहती हैं जिनको हम ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए देते हैं, है ना। उनको एरोजोल मीन्स होता है उनको भाप बन के और इनहेल करवाना, है ना। मेडिसिन का भाप के थ्रू इनहेल करवाना, उसको दिलवाना पेशेंट को। पर्पसेस क्या रहते हैं? टू रिलीव रिस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी ड्यू टू ब्रोंकोस्पाज्म, है ना। जो इनसफिशिएंसी रहती है, सांस लेने में प्रॉब्लम या फिर जो गड़गड़ाहट की आवाज़ आना लंग्स से, है ना, फेफड़ों के अंदर से, और बहुत सारा खकार आना, ऐसा लगे जैसे लंग्स के अंदर कोई चीज़ जमी हुई है ना। वो अलग अलग साउंड आते हैं उसके। तो ब्रोंकोस्पाज्म में हल्का हल्का पेन भी रहता है, ऐसे लग रहा हो जैसे कोई चीज़ चुभ रही हो, सांस लेने में तकलीफ हो, है ना। तो ब्रोंकोस्पाज्म मीन्स होता है एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंकाई। हमारे ब्रोंकाई के अंदर क्या होता है? एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, इन्हेलेशन देके वहाँ पे जमा हुआ सिक्रीशन हम बाहर निकाल सकें, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नेबुलाइजेशन करवाते हैं। टू करेक्ट द अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकोस्पाज्म। बहुत सारे ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हैं, बहुत सारी बीमारियां भी हैं, लंग्स से रिलेटेड, हमारे फेफड़ों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके अंदर भी ब्रोंकोस्पाज्म होने के चांसेस रहते हैं। हम आगे जानेंगे उसके बारे में भी। टू लिक्विफाई एंड रिमूव रिटर्न थिक सिक्रीशन। और ये जो थिक यानी जमा हुआ जो सिक्रीशन रहता है ना, जो कड़ा सिक्रीशन रहता है, जमा हुआ सिक्रीशन रहता है लंग्स के अंदर और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, श्वास नली के अंदर, उसको निकालने में भी ये मदद करेगा हमारी, इसलिए हम करते हैं नेबुलाइजेशन। टू रिड्यूस इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेज ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत सारे एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण भी क्या रहता है, प्रॉब्लम हो जाती है। कभी स्वेलिंग आ जाती है, कभी खुजली होने लगती है, या ऐसा हल्का सर्दी जैसे, या फिर रनिंग नोज ऐसे महसूस करना, उसके लिए भी हम नेबुलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। To correct humidify deficit resulting from inspired air by passing the airway during use of mechanical ventilation of critically and post surgical patient। बहुत सारी कंडीशंस में क्या होता है कि पेशेंट इंस्पायर नहीं कर पाता है, यानी इंस्पायर यानी सांस नहीं ले पाता, उसको प्रॉब्लम होने लगती है। तो कई ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती हैं जब पेशेंट की सर्जरी हुई, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो गया, कोई एलर्जी हो गई, तो पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा उसमें। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियों में क्या होता है, पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है।
है ना। वेंटिलेटर एक मशीन होती है, उसके बारे में भी हम आगे टॉपिक बनाएंगे, उसके ऊपर आपको समझाएंगे उसके बारे में भी, है ना। तो बहुत सारे पेशेंटों को सर्जरी के बाद कोई एलर्जी हो गई या मेडिसिन से या फिर एटमॉस्फेयर से, है ना, तो कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो गया, उसके थ्रू क्या होता है, पेशेंट को बहुत सीवियर एलर्जी होने के कारण वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। तो वेंटिलेटर से उसको सांस देनी पड़ती है पेशेंट को, है ना। तो उस कंडीशन में ना जाने के लिए हम जो पोस्ट सर्जिकल पेशेंट रहते हैं उनको हम नेबुलाइजेशन ज़्यादातर प्रिफर करते हैं। व्हेन अ पर्सन हैज़ एक्यूट अस्थमा अटैक, जब पेशेंट को अस्थमा अटैक आते हैं, जब एक्यूट अस्थमा अटैक स्टार्टिंग रहता है अस्थमा का, उस सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में नेबुलाइजेशन करवाते हैं। नेबुलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करता है लंग्स को, ब्रोंकाई को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। व्हेन अ पर्सन इज इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और जब पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाए, सांस लेने में उसको तकलीफ हो, है ना, उस सिचुएशन में भी नेबुलाइजेशन प्रेफर करते हैं। इफ़ अ पर्सन इज अनेबल टू यूज़ अ इनहेलर, जो पेशेंट इनहेलर लेने में जो नहीं ले पाता, इनहेलर्स भी आते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम आगे इसमें। तो इनहेलर्स जो नहीं ले पाता उसको भी हम नेबुलाइजेशन प्रेफर करते हैं। इफ़ अ पर्सन हैज़ स्टेरॉइड, है ना, पेशेंट स्टेरॉइड का यूज़ करता हो, ऐसे पेशेंट को, कुछ पेशेंट जो स्टेरॉइड यूज़ करते हो, वैसे जो नेबुलाइजेशन के अंदर हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं, उनमें बहुत सारी मेडिसिन के अंदर स्टेरॉइड होते हैं, है ना। रिस्पायरेटरी कंजेशन में आता है जैसे सांस शॉर्ट ब्रीथ लेना या सांस लेने में आवाज़ आना, है ना, रिस्पायरेटरी शॉर्ट ब्रीथ लेना, डीप ब्रीथ लेना, जल्दी जल्दी सांस लेना, है ना, टेकेपनिया होना, तो ये रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में आता है। निमोनिया हो जाना पेशेंट को, एटलेक्टेसिस हो जाना, या फिर कोई पेशेंट अस्थमा का हो, इन पेशेंट में देते हैं। और भी अदर में ARDS में भी दे सकते हैं, है ना, ARDS में एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, ट्यूबरक्लोसिस में भी यूज़ करते हैं, और अदर रिस्पायरेटरी डिसीज़ में भी नेबुलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। द फर्स्ट पावर्ड और प्रेशराइज्ड इनहेलर was invented in France by Cels Giron in 1858. This device used pressure to atomize the liquid medication. The pump handle is operated like a bicycle pump. When the pump is pulled up, it draws liquid from the reservoir, and upon the force of the user hand, the liquid is pressurized through an atomizer to be sprayed out for inhalation near the user's mouth. तो ये सेल्स जीरोन थे, इनने 1858 में इसकी खोज की थी। इन्होंने जो लिक्विड मेडिकेशन है उसको एक पंप में रखे, और उनने क्या किया था, उनने प्रेस किया था, है ना। उनने सोचा कि इनको अगर उनने चला के देखा था उसको, तो जो लिक्विड मेडिकेशन थी वो भाप बन के उड़ी थी। तो इन्होंने जो पंप आता है, इनहेलर पंप आता है, और नेबुलाइजेशन, इसकी उनने खोज की थी 1858 में। टाइप्स ऑफ नेबुलाइजेशन के बारे में जानेंगे। इनहेलर और मेटर्ड डोज नेबुलाइजर। तो ये जो साइड में रखा हुआ है ये पंप है, और ये इनहेलर स्प्रे करने के लिए है, और जेट नेबुलाइजर कहते हैं इसको, और अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर। ये फोटोज़ है, ये फर्स्ट वाले इमेज में जो रखा हुआ है वो इनहेलर है, जो अस्थमेटिक पेशेंट यूज़ करते हैं इनहेलर, है ना। और ये जेट इनहेलर का फोटो है इसमें, और ये अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर सबसे लास्ट में दिखाया गया है ना गाइस। ये एक मशीन है जो जनरली यूज होती है, नेबुलाइजेशन मशीन कहते हैं इसको। और तो ये हमारा आएगा जेट नेबुलाइजर के अंदर आएगा हमारा, है ना। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ये जो लगा हुआ है ये प्लास्टिक का, इसको मास्क कहते हैं, नेबुलाइजर मास्क कहते हैं इसको। उसको मेडिसिन इसमें डाल देते हैं, और इस प्लग को हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके स्विच ऑन कर देते हैं। तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और ईयर के फोर्स से जो मेडिसिन इसके अंदर रहती है, चैम्बर के अंदर जो मेडिसिन हम डालते हैं, तो उसको भाप बना के ये पेशेंट को इनहेल करवाती है ना। उसको भाप के रूप में पेशेंट को दे देते हैं।
फंक्शन देखते हैं यहाँ। नेबुलाइजर इज अ डिवाइस दैट यूज अ स्मॉल कंप्रेसर टू कन्वर्ट लिक्विड मेडिकेशन इनटू टीनी ड्रॉपलेट ऑफ मिस्ट दैट कैन बी इनहेल्ड डायरेक्टली इनटू द लंग्स। तो इसमें फंक्शन क्या है इसका, एक छोटा सा कंप्रेसर रहता है जिसके अंदर हम लिक्विड मेडिकेशन डालते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, उसको वाइब्रेट करके और उसको जो है हवा के रूप में और पेशेंट को भाप के रूप में हम डायरेक्टली लंग्स तक पहुंचा सकते हैं, है ना। पेशेंट को मास्क लगा देते हैं, मास्क के थ्रू वो इनहेल कर लेता है। सिंस द मेडिकेशन गोज स्ट्रेट टू द लंग्स, ऑनसेट ऑफ मेडिकेशन एक्शन ऑफ्टन टेक्स प्लेस रैपिडली। और ये पेशेंट को भाप के रूप में लंग्स में पहुंचती है और ये अपना एक्शन जल्दी दिखाती है, यानी पेशेंट को रिलीफ थोड़ा जल्दी मिल जाता है। अब इसमें इक्विपमेंट्स देखेंगे, नेबुलाइजर एंड नेबुलाइजर कनेक्टिंग ट्यूब। तो इसमें एक नेबुलाइजर रहता है, एक कनेक्टिंग ट्यूब रहता है, माउथ पीस रहता है। ये जो ग्रीन कलर का रहता है इसको माउथ पीस कहते हैं। और साइड में वो जो उससे कनेक्ट है वो ट्यूब है, वो मशीन है ना। रेस्पिरेटरी मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्ट्रेड, जो मेडिसिन जो भी अस्सिलन, ब्यूडिकॉर्ड, है ना, और भी अदर्स में आती हैं बहुत सारी, जो आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो अभी आपको प्रिस्क्राइब करें उसके थ्रू आप ले सकते हैं। नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशंस भी आते हैं इसमें। स्टेराइल वाटर आपको यूज़ करना है साथ में इसके, है ना। थोड़ा जैसे आपने मेडिसिन 3 ml यूज़ किया तो उसमें 2 ml आप उसमें स्टेराइल वाटर के ही साथ में यूज़ कर सकते हो। आपके पास कॉटन बॉल्स होना चाहिए, है ना। कॉटन बॉल्स जैसी आफ्टर नेबुलाइजेशन, अगर नेबुलाइजेशन होने के बाद में जो ईयर से जो भाप से जो वहाँ पे ड्रॉप आ जाते हैं, वाटर ड्रॉप आ जाते हैं, उसको साफ़ करने के लिए, है ना। और फेस मास्क का भी हम यूज़ करेंगे, है ना। फेस मास्क जो भी आप जिस पेशेंट को आप दे रहे हो उस पेशेंट से इन्फेक्शन आपको ना आए, इसलिए आप फेस मास्क का यूज़ करोगे। स्पूटम मग विथ डिसइंफेक्टेंट, तो ये मग है जो आपका रखा हुआ है इसमें ब्लू कलर का। जो भी स्पूटम जैसे नेबुलाइजेशन के ड्यूरिंग नेबुलाइजेशन पेशेंट को कफ आता है, क्योंकि वो जो थिक कफ रहता है, जमा हुआ कफ रहता है, तो उसको गीला करके और बाहर निकालने में मदद करता है ना। तो इसमें आपको उसको मतलब पेशेंट से वो स्पूटम रखवाना है। डिस्पोजल टिश्यू रहते हैं। और किडनी ट्रे ये जो रखी हुई है, किडनी ट्रे है, स्टील की जो रखी हुई है इसको किडनी ट्रे कहते हैं, क्योंकि इसका किडनी के जैसा शेप रहता है, इसलिए इसका नाम किडनी ट्रे पड़ा है। मेडिकेशन चार्ट रहता है जिसमें आप लिखोगे जो जो चीज़ आप जो जो सॉल्यूशन जिस मेडिसिन का यूज़ किया है, कितने टाइम किया है, किस पेशेंट को किया है। और जब भी आप पेशेंट को नेबुलाइजेशन करने जाओगे या कोई भी अदर मेडिसिन आप पेशेंट को देने जाओगे तो पेशेंट को राइट्स रहते हैं। आप पहले खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, पेशेंट के बारे में कंफर्म करोगे यही पेशेंट है, इसी को नेबुलाइजेशन करवाना है ना। राइट्स ऑफ पेशेंट भी रहते हैं, पेशेंट मना भी कर सकता है ना। ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं राइट्स ऑफ पेशेंट, जिसमें ड्रग डोजेस पढ़ाया गया था, है ना गाइस। तो अब प्रोसीजर देखते हैं। पोजीशन ऑफ द पेशेंट अप्रोप्रिएटली अलाउड, ऑप्टिमल वेंटिलेशन, जिसमें हम सेमी फ्लोर पोजीशन पेशेंट को देते हैं, है ना। 35 डिग्री पर आप पेशेंट 30 to 35 डिग्री पे आप पेशेंट को रखोगे, है ना। और तो वो सेमी फ्लोर पोजीशन में आएगा। 45 डिग्री तक भी आप रख सकते हो पेशेंट को। असिस्ट एंड रिकॉर्ड ब्रीथ साउंड, रेस्पिरेटरी स्टेटस, पल्स रेट एंड अदर सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो इसमें हमें क्या रिकॉर्ड करना है, पेशेंट का जो ब्रीथिंग साउंड रहता है, कौन सा साउंड आ रहा है। हम साउंड के ऊपर भी बना चुके हैं, हमारा पहला वीडियो जो था वो हमारा साउंड के ऊपर ही था, लंग साउंड के ऊपर, तो आप उसमें जान सकते हो, देख सकते हो, है ना। तो इसमें हम असेस करते हैं लंग्स के साउंड को कि किस साउंड, कौन सा साउंड पेशेंट अभी ले रहा है और किस रफ्तार से पेशेंट कैसे जल्दी जल्दी सांस ले रहा है या डीप ब्रीथ ले रहा है, शॉर्ट ब्रीथ ले रहा है, ये हमें असेस करना है। पल्स रेट को भी देखना है साथ में पेशेंट की, है ना। कभी मेडिसिन से एलर्जी भी हो जाती है तो पल्स रेट भी बढ़ जाती है ना। तो वो भी हमें चेक करते रहना है। टीच पेशेंट द प्रॉपर वे ऑफ इनहेलेशन, है पेशेंट को समझाना है प्रॉपरली कि भैया आराम आराम से सांस लेना है, गहरी सांस लेना है
है ना, और जितना सांस लेके छोड़ना है और एक प्रॉपरली तरीके से, मतलब आप जो फर्स्ट ब्रीथ के बाद में अगर 2 सेकंड का अंतर है तो सेकंड ब्रीथ जो आएगी, थर्ड ब्रीथ, सभी के अंदर 2-2 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। यानी मतलब एक रिदम में एक रेगुलरिटी होना चाहिए आपकी सांस लेने में। ये हम सब चीज़ें उनको टीच कर देते हैं पेशेंट को। प्रिपेयर इक्विपमेंट्स एंड हैंड, और आपको पूरे इक्विपमेंट्स जो रहते हैं वो प्रिपेयरली होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। चेक डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर द मेडिकेशन प्रिपेयर देयर आफ्टर, और हमें पूरा जो SCP के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया ऑर्डर है उसको पूरा प्रॉपरली चेक करना है। प्लेस द मेडिकेशन इन द नेबुलाइजर, कैन एड अ माउथ ऑफ सलाइन सॉल्यूशन इफ ऑर्डर। हमें नेबुलाइजेशन के अंदर क्या करना है, और जो सॉल्यूशन हम पेशेंट को जो मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था एक चैम्बर उसमें रहता है मास्क के अंदर, तो आप अगर 3 ml उसमें सॉल्यूशन मेडिकेशन का यूज कर रहे हो तो आपको 2-3 ml साथ में उसमें सलाइन, मतलब नॉर्मल सलाइन NS का यूज भी कर सकते हो, और या फिर उसमें आप डिस्टिल वाटर का यूज करोगे, है ना। अटैच द नेबुलाइजर टू द कंप्रेस्ड गैस सोर्स, है ना, और हमें क्या करना है, जो नेबुलाइजर है उसको हमें कनेक्ट करना है, इससे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना है ना, ताकि वो उसका जो कंप्रेसर है वो गैस यानी वो एयर फोर्स करेगा, तभी मेडिसिन जो लिक्विड मेडिसिन रहेगी वो भाप बन के पेशेंट को पहुंच पाएगी। अटैच द कनेक्टिव ट्यूब द माउथ पीस टू द नेबुलाइजर, और जो कनेक्टिव ट्यूब, प्लास्टिक की जो कनेक्टिव ट्यूब रहती है उसको हम माउथ पीस जो हमारा मास्क रहेगा उससे हमें कनेक्ट करना है। टर्न द मशीन ऑन, नोटिस द मिस्ट प्रोड्यूस बाय द नेबुलाइजर, और मशीन को साइड में टर्न करके ऑन कर देना है। Offer the nebulizer to the patient, offer assist until he is able to perform proper inhalation and unable to hold the nebulizer. Pediatric, geriatric, special cases replace the mouthpiece with mask। तो इसमें हमें क्या करना है कि अगर पेशेंट स्टेबल है, और स्टेबल होने के साथ साथ वो कॉन्शियस है, फुली कॉन्शियस है और एबल है वो साथ में पकड़ने को, मास्क को होल्ड करने के लिए, तो आपको क्या करना है, उसके हाथ में दे देना है, वो जो माउथ पीस रहता है उसको हटा देना है, और जो उसका चैम्बर रहता है, चैम्बर से डायरेक्टली उसको आप सांस भाप दिला सकते हो, क्योंकि उससे और अच्छे से पहुंच पाएगा। तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, या फिर उसको माउथ पीस लगा के भी दे सकते हो, और उससे बोलोगे कि भैया इसको होल्ड करके पकड़ के रखना है और गहरी गहरी सांस लेना है प्रॉपरली वे में। और कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स होती है, जिनमें हमें मास्क का यूज़ करना ही है, और साथ में आपको वहाँ पे असिस्ट करवाना है ना। किसी फैमिली मेम्बर से भी करवा सकते हो, और आप खुद कर सकते हो, और हम घर में भी नेबुलाइजेशन करवाते हैं। जैसे कोई ओल्ड मेम्बर्स हमारे फैमिली में होते हैं तो हम खुद से नेबुलाइज करवाते हैं, हम अपने घर में करवाते हैं। सब लोग जो जानते हैं उनको टीच किया जाता है, बताया जाता है ऐसे ऐसे करवाना है, तो बहुत सारे लोग अपने घर में भी करवाते हैं। बट कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे बच्चे, पीडियाट्रिक केसेस रहते हैं, बच्चे होते हैं, जेरियाट्रिक यानी ओल्ड पर्सन्स रहते हैं जिनको पार्किंसंस का पेशेंट आ गया जो होल्ड नहीं कर सकते, है ना। और स्पेशल केसेस रहते हैं, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है या सर्जरी के बाद कोई, तो उनको हमें असिस्ट करना ही पड़ता है, उनको किसी अदर पर्सन से आप असिस्ट नहीं करवा सकते, है ना। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप आपको। तो आफ्टर केयर हमें क्या करना है, ईच टाइम इज यूज्ड बाथ द नेबुलाइजर चैम्बर इज वार्म, वाटर क्लीन विथ अ स्पिरिट स्वाब एंड देन रिंस thoroughly the clean water. Do not use a brush to clean the nebulizer chamber as it may damage it। तो हमें क्या करना है कि जो हमने कॉटन बॉल साथ में रखी हुई हैं उस पर हमें स्पिरिट से और प्रॉपरली उस मास्क को साफ करके हमें रखना है, और उसमें आप किसी ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे या ब्रश से घिसोगे नहीं उसको, है ना, प्रॉपर। तो अब आप उसको ब्रश से अगर साफ़ करोगे तो वो मास्क ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, चैम्बर भी उसका डैमेज हो सकता है। इसलिए कॉटन से आपको, इस कॉटन और स्पिरिट से आपको उसको साफ करके प्रॉपरली रखना है, ड्राई करके। कनेक्ट द नेबुलाइजर चैम्बर टू द ट्यूबिंग इन बिलो ईयर फ्रॉम इट, वो आपको उसमें कनेक्ट करके रख देना है ट्यूब के साथ में, है ना गाइस। देन दिस विल ड्राई द नेबुलाइजर चैम्बर एंड ट्यूबिंग। Disconnect the nebulizer chamber from the tubing and allow it dry. Completely disconnect to tubing
फ्रॉम द कंप्रेसर। तो साफ़ करने के बाद में आप कनेक्ट करोगे, कैसे आपको कनेक्ट करना है मशीन से, फिर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए चालू करोगे जिससे वो एयर देगी। एयर से क्या होगा, वो ड्राई हो जाएगा, उसका ट्यूब भी ड्राई हो जाएगा, साथ में वो मास्क भी ड्राई हो जाएगा खाली होने के बाद में। और साफ़ करने के बाद में आपको जो है उसको प्रॉपरली रख देना है बंद करके। अब इसके हम साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ड्राई द इरिटेट थ्रोट, टेम्पररी और ऑसिकेशनल कफ। इसमें जो हमारे थ्रोट रह सकते हैं, थ्रोट हमारा ड्राई हो सकता है ना। और हमें जो ठसी, जैसे ठसी आना हल्की हल्की, वो भी आ सकती है क्योंकि गला सूखेगा इसमें, तो इस वजह से जो प्रॉब्लम हो सकती है। स्नीजिंग, स्टफ़ी और ईची नोज़, वाटरी आइज़। इसमें कभी कभी हमें छींकें भी आ सकती हैं, साथ में हमें खुजली भी हो सकती है नाक के अंदर, और कभी कभी आँखों से आंसू भी निकल सकते हैं, है ना। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जिनको पता नहीं रहता तो घबरा जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बेसिक पता होना चाहिए। और बर्निंग और ब्लीडिंग ऑफ योर नोज़, है ना, जिसमें जलन जैसे होगा, और कभी कभी ब्लीड भी हो जाता है पेशेंट को, है ना। नोज़िया, हार्टबर्न, स्टोमक पेन। कभी कभी इसमें नोज़िया भी होगा। हार्टबर्न मतलब होता है कि जो हमारा चेस्ट है, तो जहाँ हमारा हार्ट होता है वहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे जलन हो रही हो। और स्टोमक के अंदर पेन भी, मतलब पेट दर्द होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो हमें पता होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपरली इसको मैनेज कर सको, है ना। यूरिनेटिंग मोर और लेस देन यूजुअल, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और हेडेक के चांसेस भी रहते हैं। अनयूजुअल और अनप्लीजेंट टेस्ट इन योर माउथ, और कुछ टेस्ट, कभी कभी टेस्ट जो हम कुछ खाते हैं उसका टेस्ट समझ नहीं आएगा, है ना, टेस्ट लेस हो जाएगा हमारा माउथ कुछ टाइम के लिए। तो ये इनके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। थैंक यू गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लोगों तक पहुँचे, और बेसिक सबको पता हो, मेडिकल फील्ड स्टूडेंट्स को पता हो, साथ में जो हमारे गांव में जो लोग रहते हैं और जो अनमेडिकल प्रोफेशनल के पर्सन्स होते हैं उनको भी पता चले और एजुकेशन मिले उनको हमारे इन वीडियो से, और ये हमारा चैनल सब तक पहुंच सके और इसके माध्यम से हम सबको नॉलेज दे पाएँ। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, है ना गाइस। थैंक यू वेरी मच। और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि न्यू अपडेट्स जो वीडियो आएंगे हमारे, तो उनकी नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचेंगे जिनने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है और बेल आइकन को प्रेस करके रखा है। तो थैंक यू सो मच गाइस।